होता था, आपका पूरा कोड ऑफ लाइफ होता था, हाउ टू कंडक्ट योर लाइफ, उसके बारे में पूरे कोड्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स बताते थे। आपको पता ही होगा डिवाइन गॉडेस और गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रहा है, और उनकी जो बाकायदा उसको उस कॉन्सेप्ट को प्रीच करना, उस टाइम पे स्पेसिफिक जो है स्पेशल मोनार्क्स जो है ऐसे लोगों को हायर करते थे जो इस तरह की स्पेशल किस्म की जो है वो उनको बता सकें कि व्हाट इज द सोल्यूशन टू प्लीज द गॉडेस और द गॉड। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे। फिर ऑब्वियसली एग्जाम लें आप, देन टेक एन एग्जाम, इफ स्टूडेंट फेल दे बिकम इकोनॉमिक क्लास ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक क्लास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो आपकी फूड, शेल्टर और हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। देन इफ दे पास तो उनको आप डायलेक्टिकल मेथड्स और मिलिट्री, डायलेक्टिकल मेथड होता है बेटा हाँ, क्वेश्चन योर रैशनल कैपेसिटीज, आस्क द क्वेश्चन देन यू विल गेट द आंसर्स। तो क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस और स्पाई मिशन कीपिंग प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको डायलेक्टिकल अप्रोच के थ्रू जो है वो चीज़ें सिखाई जाती थी। देन आपकी मिलिट्री क्लास की ट्रेनिंग जो है वो 20 to 30 ईयर्स तक चल रही है, और उसके बाद 20 to 30 ईयर्स के बाद जो है आपको उसको 5 ईयर्स का स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेता था, और 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी ऑब्वियसली अगर वो फेल हो जाता है तो डेफिनेटली बिकम अ सोल्जर, अदरवाइज जो है वो ऑब्वियसली वो मिलिट्री क्लास का 30 ईयर्स में पार्ट बन जाएगा। अगर नहीं इन केस वो बन पाता है तो डेफिनेटली वो आपकी पिछली क्लास में रह जाएगा। उसके बाद अगर देखो तो टीच मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड डायलेक्टिक्स, ये आपने सिखाना है 30 to 35 ईयर्स तक, जो आपकी फिलोसफर किंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर वो वहाँ पे क्वालिफाई कर जाता है तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाओगे तो एट द एज ऑफ 50 जो है वो स्टूडेंट जो है वो फिलोसफर किंग बन जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि 10 to 18, 18 to 28, 28 to 35 एंड देन 15 ईयर्स की प्रैक्टिकल एजुकेशन। इसके ऊपर जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं। रिपब्लिक की जो ट्रांसलेशन की गई है उसमें डिफरेंट बातें हैं। कुछ लोग इसको 20 to 30 ईयर्स भी कंसीडर करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी उसने 28 ईयर्स तक कहा है। एक बात याद रखिएगा, 20 to 30 ईयर्स के बाद जो मिलिट्री का टेस्ट पास भी कर लेगा उसको फिर भी नेक्स्ट 5 ईयर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मिलिट्री की, ताकि उसकी कमांड हो और उसकी एक्सपर्टीज हो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स के पर्सपेक्टिव में। देन उसके साथ साथ आप जो क्वालिफाई करेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में भी आपको पता है भेजा जाएगा, जो कि 30 to 35 ईयर्स के लिए फिलोसफर किंग वाली क्लास है। देन थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। देन अगेन आप इसके सब पॉइंट्स देख लो। पहला सब पॉइंट इसका है बेस्ड ऑन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज, देन आइडियाज अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस। फंक्शनलाइज वर्किंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नॉन इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली अमंग द क्लासेस जो है वो नॉन इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगेंस्ट लीगल आइडियाज, ऑब्वियसली लीगल आइडिया वो कहता था कि जब एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल आइडिया है तो इट्स नॉट अ लीगल आइडिया। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। प्लेटो जो है वो प्रोटो कम्युनिस्ट था और उसने नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा बेटे। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका ये था कि आपका जो फिलोसफर किंग होगा वो प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। अगेन वाई इज दैट सो? क्योंकि वो कहता था फिलोसफर किंग के बाद कोई और तो किंग आएगा ना, नीचे क्लासेस तो चल रही हैं, आपकी एजुकेशन सिस्टम तो एज इट इज चल रहा है। तो जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट देते हो या उसको पावर्स दे दोगे तो डेफिनेटली वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर में, कि इफ आई डाई तो मेरा बच्चा जो है वो आकर रूल करे। तो इसलिए वो कहता था कि उनको आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करने देना, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली वो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो एजुकेशन का पर्सपेक्टिव था, दूसरा उसकी मैरिज थ्योरी भी है, वो हम फिर डिस्कस करते हैं। उसके बाद एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, वन मैन रूल सिस्टम, ऑब्वियसली फिलोसफर किंग है तो वन मैन रूलिंग है। फिलोसफर किंग की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी टू मेक एनी लेजिस्लेशन। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि फिलोसफर किंग का एक्सपीरियंस बहुत होगा, उसको पॉलिसी मेकिंग का आइडिया बहुत इन डिटेल होगा। नो रिवॉल्ट अगेंस्ट द फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग के अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट नहीं होगा। देन एरिस्टोटल की बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो मैं एलाबोरेट कर देती हूँ। पहला पॉइंट बेटा ये है कि आप प्लेटो ने जो थ्योरी थी उसमें एक और बड़ी यूनिक थ्योरी थी, वो था मैरिज कम्युनिज्म, कम्युनिज्म इन मैरिज स्ट्रक्चर। और उसने ये क्लेम किया था कि जो आपका कम्युनिज्म इन मैरिज स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी किंग को और किसी भी मिलिट्री क्लास के पर्सन को शादी करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जब वो मैरिज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी वाइफ्स और उनके चिल्ड्रन जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। जब उनके चिल्ड्रन, उनकी वाइफ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेट को जो है वो इग्नोर कर देंगे। जब वो स्टेट को इग्नोर कर देंगे तो डेफिनेटली उससे आपका पूरा का पूरा जो आइडियल स्टेट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो यहां पर वो कहता है कम्युनिज्म इन मैरिजेस, वो कहता है उनको मैरिजेस अलाउड नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई
प्लेटो को जो है वो हम यूटोपियन स्टेट आइडिया भी कहते हैं कि इसने बहुत यूटोपियन स्टेट का आइडिया दिया था। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ही वाज अ वेरी आइडियलिस्टिक फिलोसोफर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी इतनी प्रोलॉन्ग एजुकेशन लो और एक जो आपकी नेचुरल अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा है, या डिवाइन गॉड ने जो भी रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है उसने एक नेचुरल सिस्टम आपके अंदर रखा है, एक नेचुरल नीड्स आपके अंदर रखी हैं, तो आप उसके अगेंस्ट आके शादी भी नहीं करें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल समहाउ। इसके अलावा प्लेटो ने जो कहा कि जस्टिस इज अ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडिया, तो पूरी वर्ल्ड में देख लें जहाँ पर मॉरल और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की बहुत एजुकेशन भी दी जा रही है, जहाँ पे टॉप एजुकेशन भी है, टॉप क्लास एजुकेशन भी है, वहाँ पर भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको लीगैलिटी प्रिंसिपल लेकर आना पड़ता है, आपको कोर्ट्स वगैरह एस्टैब्लिश करनी पड़ती हैं, आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एस्टैब्लिश करना पड़ता है ताकि आप क्राइम रेशो को कंट्रोल कर सकें और आप क्राइम को जो है वो किसी तरह टॉपल डाउन कर सकें, आप एरेडिकेट कर सकें क्रिमिनल्स को। तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा प्लेटो की हाँ एक थ्योरी जो है उसकी अभी भी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी जो है वो एप्लीकेबल है, दैट इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। व्हाई इज दैट सो? एजुकेशन उस तरह तो नहीं एप्लीकेबल जिस तरह वो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ क्लासेस की बात करते हैं इन द सोसाइटी, बट आपके यहाँ भी अब प्राइमरी एजुकेशन है, देन आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है और देन यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन होती है। तो समहाउ प्लेटो भी इसी पर्सपेक्टिव में, तो आपकी जो एजुकेशन की क्लासिफिकेशन हैं वो आपने प्लेटो से ली हैं। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर की जो वो बात करता है तो आपके कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी यही 3 क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं बेटे, लेकिन विद रेफरेंस टू न्यू जॉनरास ऑफ द सोसाइटी, न्यू जॉनरास के पर्सपेक्टिव में एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे आपकी लॉयर क्लास होती है, यही आपकी पीजेंट्स और फार्मर क्लास होती है, आपकी मिडिल क्लास होती है जो समहाउ आपकी सोसाइटी की सैंडविच क्लास है, और देन आपकी बुर्जुआजी क्लास आती है, आपकी रिच क्लास आती है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्ट, विद डिफरेंट एंड न्यू जॉनरास इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। ये डिवीजन एग्जिस्ट करती है बट उसकी जॉनरास कंप्लीटली डिफरेंट हैं, उसकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, उसके कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हैं। तो रेलिवेंसी ऑफ प्लेटो की कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जब भी बात होगी तो आप एजुकेशन को कोरिलेट करोगे, आप जस्टिस की थ्योरी में ये जरूर बताओगे कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है विद रेफरेंस टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। आप ये बताओगे कि डिवीजन ऑफ क्लासेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, बट आप बताओगे विद न्यू जॉनरास एंड पर्सपेक्टिव्स। तो ये आइडियाज हैं जो प्लेटो के स्टिल जो है वो कोरिलेट करते हैं इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। जी बच्चों, तो जैसे हम प्लेटो को डिस्कस करके ऑब्वियसली आई होप आपको प्लेटो क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक दैट इज बेसिकली रिलेवेंट टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। वो बेसिकली प्लेटो का स्टूडेंट था, जिस तरह प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। तो ये पूरी एक चेन चल रही है, सोक्रेटिस देन प्लेटो देन एरिस्टोटल और देन फर्दर मैकावली, और आगे भी आपके जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं तो आपको उसके अंदर एक स्ट्रक्चरिंग और एक चेन का जो एलिमेंट है वो नजर आएगा। तो एरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का स्टूडेंट था एंड उसने तकरीबन 17 to 19 ईयर्स तक जो है वो प्लेटो की एकेडमी के अंदर एजुकेशन जो है वो हासिल की थी। उसने बेसिकली प्लेटो उसका एक तरह का ऑब्वियसली आपका जिस तरह स्पिरिचुअल टीचर होता है, आपका मेंटोर होता है, तो प्लेटो उसका मेंटोर था। लेकिन द फैक्ट इज कि एरिस्टोटल को प्लेटो के आइडियाज़ के साथ उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ग्रेटर थे, जो कि एग्जिस्ट भी कर रहे थे और सबको पता भी चलते थे। उसकी रीज़न ये थी कि एरिस्टोटल और प्लेटो का सबसे मेजर डिफरेंस ये था कि प्लेटो वॉज अ ब्रूटल आइडियलिस्ट एंड एरिस्टोटल वॉज अ ब्रूटल रियलिस्ट। वो ये कहता था कि मेरे टीचर ने या मेरे मेंटोर ने जो भी फिलोसफीज हैं, जो भी आइडियोलॉजीज दी हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं देन द आइडियोलॉजीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स या उस टाइम का जो एरा था। और वो कहता था कि बहुत सी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, जैसे कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्लेटो ने दे दिया था विच वॉज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। इस तरह से अगर हम देखें इन डिटेल और आप ऑब्जर्व करें तो डेफिनेटली उसने जो यूटोपियन सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था आइडियल स्टेट का जिसमें कोई क्राइम नहीं होगा, तो वो एग्जिस्टेंस में आना बहुत मुश्किल है। फिर फिलोसफर किंग का एक ऐसा बंदा जो 25 ईयर्स तक एक बुकवर्म रहा है, देन ऑल ऑफ अ सडन वो कंट्री को बहुत बेहतर तरीके से रूल कर सकता है। इसके बारे में भी जो है वो बहुत सी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं जो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। एरिस्टोटल ही बोर्न इन 384 एंड ही डाइड इन 322 BC। एंड एरिस्टोटल के बारे में अगर देखा जाए तो बेटा numbers among the greatest philosophers of all time, judged solely in terms of his philosophical influence. Aristotle works shaped centuries of philosophy from late antiquity through the Renaissance period
या रेनेसांस. A prodigious researcher and writer, Aristotle left a great body of work, perhaps numbering as many as 200 treatises, from which approximately 31 survive. His extant writing span a wide range of disciplines, from logic, metaphysics, philosophy of mind, through ethics, political theory, aesthetics and rhetoric. तो बेसिकली बेटा अगर बात की जाए, वो कहता है कि जो फिलोसफर्स अमंग फिलोसफर्स जो एरिस्टोटल का इम्पैक्ट है वो सेंचुरीज तक रहा है. क्यों रहा है? क्योंकि उसका फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था. उसने बहुत अच्छे से चार्ट आउट और आर्टिकुलेट किया था रियलिज्म को, और रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर्स. उसके बाद आप ये देखें तो वो कहता है कि बेसिकली आप अर्ली ग्रीक पीरियड से देख लें, और अर्ली ग्रीक पीरियड से लेकर रेनेसांस के पीरियड तक, दैट मीन्स 1500s तक, एरिस्टोटल का जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत क्लियर कट नजर आता है तमाम तर फिलोसफर्स की थेरीज के अंदर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो रिसर्चर भी था और वो राइटर भी था. एरिस्टोटल ने बहुत काम किया. उसने ऑलमोस्ट 200 ट्रीटीज लिखी. उस टाइम पे ट्रीटीज, एसे, आर्टिकल्स का वर्ड यूज नहीं होता था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो बेसिकली 200 के करीब उसने तकरीबन ट्रीटीज लिखी थी, जिसमें से 31 जो है उन्होंने सर्वाइव किया. ओनली 31 ट्रीटीज सर्वाइव. तो ये जो इसका इतना एक्सपैंड वर्क है, उसमें अगर हम डोमेन्स को डिस्कस करें तो पहली उसकी लॉजिक थी. लॉजिक के डोमेन में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली उसने मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योग्राफी वगैरह के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन और बहुत से आइडियाज दिए थे. मेटाफिजिक्स बेटा होती है ऐसी रियलिटीज को ऑब्जर्व करना, ऐसी रियलिटीज के बारे में डिबेट एंड डिस्कशन करना जो आपके इंपेरिकल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, जैसे कि गॉड, एंजल्स. उसके बाद फिलॉसफी ऑफ माइंड, आपके माइंड की कैपेसिटी कितनी है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हो सकता है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की वर्किंग कितनी स्ट्रांग है, दैट इज बेसिकली फिलॉसफी ऑफ माइंड. एंड फिलॉसफी ऑफ माइंड को उसने एथिक्स में भी डिस्कस किया. अगर मैं एथिक्स की बात करूं और एथिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, तो एथिक्स वही बात है कि आपकी मोरालिटी और प्रिंसिपल जो है वो आपके फिलॉसफी ऑफ माइंड के साथ कोरिलेट कैसे करती है. देन आपकी पॉलिटिकल थेरीज के बारे में उसने बात की है. उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेन किया था. उन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो है उसने उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की थी अपने एरा में, ऑब्वियसली क्योंकि वो किंग्स के बहुत क्लोज था. एंड देन एस्थेटिक्स, उसने एस्थेटिक सेंस, ये जो आपकी ब्यूटीज के बारे में या आपकी आर्ट के बारे में या आपकी पोइट्री के बारे में आइडियाज होते हैं, उसने उसको भी एक्सप्लेन किया था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेटोरिक. रेटोरिक होती है कम्युनिकेशन ऑफ अ किंग, ऑफ अ मोनार्क. उसकी पर्सनालिटी, उसका पर्सनालिटी का ऑरा कैसा है, उसकी वाइब्स किस तरह से हैं, वो किस तरह से डील करता है अपनी पब्लिक को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी लीडर की जितनी ज्यादा क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, और जितनी ज्यादा उसकी पर्सनालिटी लैक करती है क्रिज्मा के अंदर, उतना ज्यादा वो अपनी पब्लिक के ऊपर अपना कम इन्फ्लुएंस छोड़ता है. इसके लिए बहुत बड़े बड़े नाम है वर्ल्ड के अंदर. लेनिन, आप लेनिन को सुन लें, लेनिन का बहुत नाम है. माओइज्म चाइना के अंदर बहुत क्रिज्मेटिक था. रशिया के अंदर स्टालिन, ठीक है. अभी कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में ताइयब एर्दोगान को आप देख लें, वन ऑफ द मोस्ट क्रिज्मेटिक लीडर एवर. आप मोदी को देख लें, उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी ज्यादा है. तो ये जो क्रिज्मेटिक पर्सनालिटीज होती हैं बेसिकली रेटोरिक का पार्ट है. तो बेसिकली आपकी स्टेज के अंदर बहुत से सिस्टम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी होती है इटसेल्फ, एक किंग की, जिसका वो इन्फ्लुएंस छोड़ती है अपनी पब्लिक के ऊपर, जिससे पब्लिक जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करती है. उसके बाद अगर मेजर वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल की बात की जाए तो सबसे पहले क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इसकी, फिर ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ जस्टिस है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर व्यूज ऑन स्लेवरी है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशंस है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट करती हूँ बेटे. क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसने 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया था. 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. इसने कहा था कि इसमें से 3 जो हैं, 3 वो मॉरल, मतलब मॉरल एंड गुड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, और 3 जो हैं वो करप्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं. तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देख लेंगे. थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, ही टोटली एरेडिकेट एंड एलिमिनेट एंड ही ब्रूटली क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ प्लेटो. उसने ये कहा था कि इंसान के अंदर जो इवलनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको ब्रेन और उसकी कैपेसिटीज को कंट्रोल करें. जब आप उसके ब्रेन की कैपेसिटीज को कंट्रोल करते हैं तो आप समहाउ उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, आप उसको लीगल प्रिंसिपल्स और लॉस के थ्रू कंट्रोल करते हैं. आप उसको बताते हैं कि अगर आप ये क्राइम करेंगे तो इसकी पनिशमेंट ये होगी. और इसका मानना था कि पनिशमेंट जितनी ज्यादा ब्रूटल होती है उतना ज्यादा एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्राइम की तरफ टिल्टेड फील नहीं करता है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा आइडिया होता है कि आई एम अकाउंटेबल फॉर माई डीड्स with reference to the society and the legal principles of the society. इसलिए वो क्राइम की तरफ नहीं जाता.
और वो ये भी क्लेम करता था कि इंसान की मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज जितनी भी इंप्रूव हो जाए, बट स्टिल देयर इज अ रूम इन लाइफ, फिर भी इंसान जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करता है। और वो मिस्टेक क्यों करता है? वो ऑब्वियसली ऑफेंस करता है, कोई ना कोई क्राइम जो है या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करूंगी तो आपको आइडिया होगा। उसने ही वाज द फर्स्ट फिलोसोफर इन द हिस्ट्री हु क्लेम दैट कि जो भी सोसाइटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होती हैं, उन सोसाइटीज के अंदर आपके मोनार्क्स भी जो हैं वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके किंग्स भी जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देते हैं। हाउ इज दैट सो? वो कहता था कि पब्लिक को जो जनरल इंटरेस्ट होते हैं, जब आप उन जनरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लॉज में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ओवररेट डेफिनेशन ये है, ओवररेट डेफिनेशन कह लें या जो भी आसान लफ्जों में, कि बहुत ज्यादा माने जाने वाली या पढ़े जाने वाली, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज बेसिकली द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ वो लॉ होता है बेटा जो मोनार्क्स भी उसको बाईपास नहीं कर सकता, जिसको कोई भी प्राइज पॉप जो है वो बाईपास नहीं कर सकता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन थी वो अरिस्टोटल ने दी थी, और उसने कहा था आपकी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट तब होगी जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बना दोगे। दैट मीन्स जो आपके बहुत जर्नलाइज प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी के या बहुत जर्नलाइज इंटरेस्ट हैं आपके सिविलियंस के, उनको आप रिप्लेस कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू। देन व्यूज ऑन स्लेवरी के ऊपर बात कर देते हैं बेटा। इसका जो व्यूज ऑन स्लेवरी है, ये स्लेवरी को बेटा नेचुरल स्लेवरी इंस्टीट्यूशन बोलता है। नेचुरल स्लेवरी इंस्टीट्यूशन वो ये कहता है कि नेचुरली खुदा ने, डिवाइन रियलिटी ने ही इंसान को बराबर नहीं बनाया। कुछ इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड होते हैं और कुछ लेस टैलेंटेड होते हैं। तो आप सोसाइटी के अंदर हर इंसान को इक्वल स्टेटस भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको आप बराबर कर दे मोनार्क के या किसी दूसरे इंसान के, ह्यूमन बीइंग के जो उससे बेहतर है। इसलिए वो कहता था कि कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो बेसिकली सर्व कर सकें अपने से बेटर ह्यूमन बींग्स को, और वो कहता है ये नेचुरल स्लेवरी है। इसको आप नेचुरल कहें क्योंकि ये नेचर की तरफ से चीज आ रही है। नेचर ऐसा चाहती है, नेचर ये करती है बेसिकली कि वो आपको इस तरह डिवाइड करती है और आपकी सब्जुगेशन करती है। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बेटा ये क्लियरली क्लेम्स दैट ऑब्वियसली मोनार्क्स और आपकी जो रिच सोसाइटी है या क्लास है वो प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी को रन कर रहे हैं, और जब वो रन कर रहे हैं तो दे हैव ऑल द राइट्स, ठीक है, टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई करती है एक और ह्यूमन नेचर को, दैट इज अबाउट पोजेशन, पोजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान का पोजेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है प्रॉपर्टी को लेकर। आप किसी भी चीज को जब ओन करते हो ना तो आप कहते हो ये मेरी है। ये जो आई और मी का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली आप जस्टिफाई करते हो बाय ओनिंग समथिंग। और इंसान की हमेशा से नेचर रही है कि वो डिफरेंट चीजों को ऑन करके उनको अपने से को अलाइन या को रिलेट करता है। तो प्रॉपर्टी में आप अगर देखो तो प्रॉपर्टी को हम रिलेट करके या ऑन करके अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, और पावरफुल होना ये इंसान की ह्यूमन नेचर का पार्ट है। उसके बाद आपकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशंस आती है। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशंस की अगर मैं बात करूं बेटे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एरिस्टोटल वाज द वन जिसने रेवोल्यूशंस की भी बहुत सी काइंड्स बताई थी। उसने बताया था कि रेवोल्यूशंस जो है वो 3 to 4 टाइप्स की मेजरली हो सकती है। एक होती है साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन वो होती है कि जब आपकी सोसाइटी के सिटीजन्स जो हैं वो को रिलेट नहीं कर पा रहे होते मोनार्क की साइकोलॉजिकल अपीयरेंसेस के साथ, उनके और मोनार्क के साइकोलॉजिकल स्टेटा के अंदर, नफ्सियात के अंदर बहुत फर्क होता है। दूसरा वो कहते था पर्पसलेस रेवोल्यूशन। पर्पसलेस रेवोल्यूशन ये होती है कि जिसका एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट और एंड मीन कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्टिल आप मोनार्क के अगेंस्ट वो रिवॉल्ट कर रहे होते हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन वो होती है बेटा जिसमें कोई लॉ या पॉलिसी इस तरह की बना दी जाए जो बेसिकली आपके सिविलियंस के इंटरेस्ट को काउंटर कर रही हो, तो आप बेसिकली उसके अंदर जो है आप रेवोल्यूशन करते हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन। आप उस लॉ को निगेट करते हो। और एक है बेटा फुल फ्लेज, ठीक है, या पर्पसफुल रेवोल्यूशन, फुल स्केल रेवोल्यूशन। ये वो होती है बेटा जब आप गवर्नमेंट से या सिटीजन्स जो है वो अपने मोनार्क से बहुत फेड अप हो जाते हैं एंड दे नीड अ चेंज इन द सोसाइटी। एंड वो चेंज किस तरह से पॉसिबल है? जब आप गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दोगे, आप मोनार्क को जो है पैलेस से निकाल के बाहर फेंक दोगे। तो ये इस तरह के रेवोल्यूशंस की भी एरिस्टोटल ने एग्जांपल्स दी थी कि ऐसा नहीं है
कि मोनार्क्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेटो ये कहता था कि फिलोसफर किंग के अगेंस्ट रिवॉल्ट अलाउ ही नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल का मानना ये था कि रिवॉल्ट को आप अलाउ ना करें, लेकिन समहाउ वो ये कहता था कि सिविलियंस की नेचर है या सिटीजन्स की नेचर है कि जब आप उनको ज्यादा काउंटर या केटर करने की कोशिश करेंगे या उनकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवॉल्ट करेंगे। और इसी में फिर वो रिवॉल्ट की टाइप्स भी एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि समहाउ मोनार्क्स एक हद तक तो रेवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसा भी होता है कि सोसाइटी के अंदर इतना डिसरप्ट क्रिएट हो जाए, इतनी डिसरप्शन क्रिएट हो जाए, इतना केओस और मेस क्रिएट हो जाए कि आप रेवोल्यूशंस को कंट्रोल ना कर सके। उसके बाद वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेन करता है, जिसमें वो गुड टाइप्स भी बताता है और बैड टाइप्स भी बताता है। जो गुड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बेटा वो मॉरली और एथिकली बड़े परफेक्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, और जो बैड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो एथिकली और मॉरली करप्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। अब गुड टाइप और बैड टाइप में कॉमनैलिटी देखते जाइएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनार्की वर्सेस टायरनी। मोनार्की और टायरनी दोनों के अंदर आपको एक पर्सन रूल करता है, दोनों के अंदर वन मैन रूलिंग होती है, दोनों के अंदर मोनार्किज्म होता है। लेकिन मोनार्की के अंदर एक ऐसा पर्सन आपको रूल करेगा जो अपने से ज्यादा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करता है, वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन टायरनी के अंदर आपको वो इंसान रूल करेगा जो बेसिकली अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जिसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर में होता है, जिसका ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में होता है हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रोल माई पब्लिक। सेकेंड पे आती है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली ये सीन है बेटा कि एरिस्टोक्रेसी में और ओलिगार्की में दोनों के अंदर आप फ्यू पर्संस और अ ग्रुप ऑफ पीपल आपको रूल करते हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेसी के अंदर ये लोग जो होते हैं वो बड़े नॉबल्स होते हैं, द वेरी ग्रेट पीपल ऑफ द सोसाइटी who always think about the sacrifices, who always think about the betterment of their society, who always think about the betterment of the citizens. लेकिन ओलिगार्की क्लास जो है वो मोस्टली आपकी बिजनेस क्लास होगी, द करप्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उनका हमेशा ज्यादा फोकस जो है वो करप्शन पर होगा, अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटी वर्सेस डेमोक्रेसी। पॉलिटी वर्सेस डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? अब तो आपकी खैर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, एट दैट टाइम ऐसा सीन नहीं था। तो वो डेमोक्रेसी को कहता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी में वो कहते हैं कि आप कहते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल। लेकिन जब वो नेचुरल स्लेवरी का प्रिंसिपल को इंश्योर कर रहा है तो वो कहते हैं सब इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है आप स्लेव्स को और मोनार्क्स को वन लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कहता था कि डेमोक्रेसी इज अ करप्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसके अगेंस्ट वो पॉलिटी को लेकर आता है, लेकिन वो पॉलिटी में ये कहता है कि इक्वालिटी प्रिंसिपल होगा, लेकिन वहां पर नेचुरल स्लेवरी एग्जिस्ट करेगी, और आपकी जो बाकी सारी क्लासेस हैं वो बेसिकली ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होगी, लॉज भी पास किए जाएंगे। इसी पॉलिटी की फॉर्म में वो ये भी एलाबोरेट करता है कि पॉलिटी के अंडर जो है वो आप स्लेव्स के राइट्स को भी इंश्योर करोगे। अगर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है तो मास्टर्स के ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उसने बेसिकली अपनी स्लेव के पर्सपेक्टिव में फुलफिल करनी है। दैट मीन्स वो उसको ब्रुटैलिटी के साथ ट्रीट नहीं कर सकता, वो उसको मार नहीं सकता जान से। तो ये पॉलिटी में वो ये भी एक्सप्लेन करता है। ट्रू एंड ऑब्वियसली परवर्टेड, गुड ऑफ वन सेक्शन, ये गुड ऑफ ऑल है, और ये दोनों इसमें एक चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वन को रूल कर रहा है, इसमें रॉयलिटी का मतलब है वन पर्सन है बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। टायरेंट में वो टायरेंट होगा ऑब्वियसली, ऑफ अ फ्यू होगा। एरिस्टोक्रेसी अगेन इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी में वो लोग नॉबल्स होंगे, ओलिगार्की में सिर्फ उसकी रिचनेस पे वो फोकस करेंगे। ऑफ मैनी होगा, लेकिन आपकी पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, और डेमोक्रेसी के अंदर द पुअर। ऑब्वियसली जब आप सबको इक्वालिटी प्रिंसिपल पे ट्रीट कर रहे हैं तो स्लेव और जो पुअर क्लास है वो भी आपकी अथॉरिटीज को और आपके जितने भी पॉलिसीज हैं उनको चैलेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, जिससे सोसाइटी के अंदर जो है वो एक कियोस, एक रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। देन थ्योरी ऑफ जस्टिस देख लें। एरिस्टोटल सेज जस्टिस कंसिस्ट इन व्हाट इज लॉफुल एंड फेयर, with fairness involving equitable distributions and the correction of what is inequitable. Distributive justice is the most powerful law to prevent any revolution, as this justice believes in proper and proportionate allocation of offices, honors, goods and services as per their requirement, being a citizen of the state. And corrective justice, all laws related to commercial transactions are dealt within the remedial and corrective actions.
It aims to restore what an individual had lost due to the injustice of the society. This justice prevents from encroachments of one right over the other. एरिस्टोटल एक तो बेटा ये कह रहा है कि जस्टिस कंसिस्ट ये करता है विच इज लॉफुल, वो ये देखता है कि क्या चीज़ हक और सच की है, क्या चीज़ फेयर है, किसका कितना राइट है, किसको कितना शेयर मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और इसके बाद वो कहता है कि दो तरह के टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है और करेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो कहता है मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो आपकी रेवोल्यूशन को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोकेशन आपकी इज्जत, गुड्स, सर्विसेज, ऑफिसेज, आपके एज अ सिटीजन जो भी आपकी डिमांड्स हैं, ऑनर्स को लेके, अपनी रिस्पेक्ट को लेके, अपनी सेल्फ ईगो को लेके, वो सारी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है। आप जितना अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना आपको सोसाइटी पे बैक करती है। करेक्टिव जस्टिस के अंदर वो बेटा ये क्लेम करता है कि ये करेक्टिव जस्टिस जो है वो आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट होता है। इन केस आप ट्रेड करना चाह रहे हो और बाहर से किसी फॉरेन इन्वेडर ने अटैक कर दिया है, या इन केस ऐसा कुछ हुआ है कि फॉरेन इन्वेडर ने जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब किया है या तबाह कर दिया है, ये मोनार्क्स के किसी ऑफिशियल ने इस तरह की हरकत कर दी है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो आपको पे बैक करेगी आपकी जितने भी लॉस हुआ है उसके लिए। इससे होता ये है बेटा कि आप बेसिकली राइट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हो एक के राइट को दूसरे के ऊपर। अक्सर सोसाइटी में ये भी होता है कि एक की दूसरे से दुश्मनी है, ट्राइब्स की भी बहुत ज़्यादा एमनॉसिटी होती है, तो वो जब एक ट्राइब दूसरे को जो है वो थ्रेट करता है, किसी किस्म के हिंड्रेंस पहुंचाता है, तो अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करके उसका जितना भी लॉस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हो, तो डेफिनेटली आप वहीं पे उस कियोस को रोक लेते हो, वरना वो कियोस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रिवेल भी कर सकता है। तो ये उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है। उसके बाद आप देख लें कि कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। दोनों का अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक रियलिज्म की बात कर रहा है और एक आइडियलिज्म की बात कर रहा है, एक करेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि जस्टिस तो है ही जी इंटेलेक्चुअल आइडिया, एक स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहा है इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि इट्स अ नेचुरल स्लेवरी और ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, इसको निगेट नहीं किया जा सकता। एक जो है वो कह रहा है कि जी आप इंटेलेक्चुअल की बेस पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी कर लें, और दूसरा आपको क्लेम कर रहा है कि जी डिवीजन ऑफ सोसाइटी एज सच हो नहीं सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और एक जो है वो कह रहा है कि रेवोल्यूशन जो है वो सिरे से होनी ही नहीं चाहिए, रेवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट ही एरेडिकेट कर दे, और आपको एरिस्टोटल जो है वो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो एरिस्टोटल की अगर मैं बात करूं तो द फेवरेट एंड मोस्ट ब्रिलियंट पीपल ऑफ प्लेटो इज मोर कॉन्शियस ऑफ हिज डिफरेंसेस देन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट विद हिम। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, लेकिन डेफिनेटली ही वाज नॉट वेरी ग्रेटफुल ऑफ प्लेटो, ही वाज नॉट अ वेरी ग्रेटफुल स्टूडेंट। उसने अपने टीचर को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया है। The differences which these giants of philosophy were not the outcome of any grudge or ill will, but reflected their own way of solving the existing problems of the state. अक्सर एक बहुत एक कहना चाहिए ओवरहेडेड एक सेंटेंस होता है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर पे क्रिटिक कर दे या उसके वर्क के ऊपर, तो अमूमन कहा जाता है जी जेलसी फैक्टर है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन प्लेटो खुद भी ये क्लेम करता था कि बेसिकली एरिस्टोटल जो है वो मुझसे डिबेट करता है, आर्गूमेंट करता है, मेरी जितने भी आइडियाज़ हैं उनके अगेंस्ट अपने आइडियाज़ को जो है वो रखता है, उसकी सिर्फ एक आर्गूमेंटेशन के थ्रू। उसकी रीज़न एक ही है कि कोई ग्रज नहीं था उन दोनों के बीच, बल्कि दोनों का जो साइकोलॉजिकल पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था। एक जब आप बहुत आइडियलिस्टिक होते हो ना, तो आप हर चीज़ को एक बहुत गुड पिक्चर में देखते हो। जब आप रियलिस्ट होते हो तो आप एक्चुअल में रियलिटी चेक देते हो अपने आप को कि नहीं, चीज़ें रियल में बहुत डिफरेंट है, प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो एरिस्टोटल और प्लेटो का सिर्फ ये डिफरेंस था कि बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टेटस में वो दोनों अपनी दोनों एक्सट्रीम्स पे थे। सिमिलैरिटीज़ भी देख लेते हैं बेटा। डिफरेंसेस तो मैंने आपको एलैबोरेट कर ही दिए हैं, 5 पॉइंट्स तो बताए हैं, काइंडली उनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इनके बिटवीन जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ में बोथ अपहेल्ड स्लेवरी, दोनों ने जो है वो स्लेवरी को प्रमोट और जस्टिफाई किया है। बोथ डिस्पाइज्ड फॉरेनर्स, दोनों जो हैं वो के फॉरेनर्स के हक में इतना खास नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह का बाद में थ्रेट रहता है। बोथ कंडेम्ड डेमोक्रेसी, एरिस्टोटल का तो मैंने आपको बताया है, लेकिन प्लेटो भी मोनार्किज्म को फेवर कर रहा था, फिलोसोफर किंग को ऑब्वियसली फेवर कर रहा था, और वो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। बोथ वांटेड टू इम्पोज लिमिटेशंस ऑन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के ऊपर दोनों की जो है वो बहुत लिमिटेशंस थी। हाउ इज दैट, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ही स्लेवरी को अपहेल्ड कर रहे थे, तो दोनों कहते थे कि स्लेव्स के पास सिटीजनशिप का राइट नहीं होना चाहिए, और जब वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप का राइट नहीं है, अलॉन्ग विद दैट वो कहते थे वुमेन को भी राइट नहीं है, उनको भी सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तो बेसिकली वो समहाउ प्रमोट कर रहे हैं मैनिज्म को, और वो यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली सिटीजनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि स्लेवरी आपका एक अच्छा खासा सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है और उनको वो सिटीजनशिप का स्टेटस या सिटीजन का स्टेटस ही नहीं दे रहे।
जस्टिफाइड वेल्थ की जहां तक बात है, एक वेल्थ को इस तरह से जस्टिफाई करता है कि वो कहता है कि आपकी मिलिट्री क्लास और आपका जो मनाक है उसको बेसिकली राइट नहीं होना चाहिए वेल्थ को एक्वायर करने का। और जो प्लेटो एरिस्टोटल है वो इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि वो कहता है नहीं जी, आपके मोनार्क्स और जो हेड ऑफ द सोसाइटीज हैं या जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके पास ही वेल्थ होनी चाहिए और वो फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द सोसाइटी ताकि उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना हो सके। उसके बाद वेयर प्लेटो इज विजनरी, इमेजिनेटिव एंड यूटोपियन। यूटोपियन स्टेट वो होती है जिसको कभी एक्वायर ना किया जा सके, जो सिर्फ ड्रीमी हो। Aristotle is logical, realist, and scientific in his approach of propounding theories. Plato was the profounder of new philosophy. Aristotle was a systemizer of already existing knowledge. प्लेटो ने एक बात न्यू फिलोसफीज दी थी कि जस्टिस जो है वो एक लीगल आइडिया है ही नहीं, लेकिन एरिस्टोटल ने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था नॉलेज को, उसको चार्ट आउट और आर्टिकुलेट करके ये कहा था कि ये चीजें इस तरह से हो सकती है, जैसे 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी कहीं ना कहीं, बहुत डिफरेंट जॉनर्स के साथ कर रही थी लेकिन कर रही थी। उसके बाद प्लेटो जो है वो इंसेपरेबली मिक्स्ड एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल इट वाज क्वाइट द रिवर्स। प्लेटो ने कहा था जी हाईली मॉरल, जो हाई मॉरल्स वाला बंदा होगा वो ही फिलोसफर किंग होगा। एरिस्टोटल कहता था कि नहीं, पॉलिटिक्स आर ऑलवेज वेरी ब्रूटल, और वो यही कहता था कि एथिक्स का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। Plato believed in the phenomena of unity through uniformity. On the other hand, Aristotle was the view that unity could be achieved through diversity. आपको पता है प्लेटो जो है वो यूनिफिकेशन को इस तरह से प्रमोट करता है कि एक पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपने डिफाइन कर दी है जो कि आपके क्राफ्टमैन की होगी, एक पूरी क्लास स्पिरिट की और एक पूरी क्लास रीजन की। एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड ये कहता था कि नहीं, हम इसको सिर्फ यूनिटी को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम डाइवर्सिफिकेशन अलाउ करेंगे। लाजमी नहीं है कि जो आपकी लॉयर क्लास है या आपकी मिलिट्री वो हमेशा मिलिट्री क्लास ही रहे। तो पीपल हैव देयर चॉइसेस इन लाइफ और वो चेंज करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कहता था इसके थ्रू जो है वो आप यूनिटी को अचीव कर सकते हो, और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का रेफरेंस भी देता है, पॉलिटी को भी जो है वो प्रमोट करता है। तो दिस इज द थिंग। आई होप आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल का कंपैरिजन, उनके डिफरेंसेस क्लियर होंगे। प्लेटो और एरिस्टोटल ने किस किस तरह से गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स को